एसी सर्किट के इख्तितामी मराहिल की तरफ अब आस्ता आस्ता जा रहे हैं। कल संडे को हमारा सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और हमारे पूरे 8 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। और दिसंबर टेस्ट के हवाले से हमारा जो शेड्यूल्ड जो मामला है वो कल संडे वाले दिन खत्म हो जाएगा। आज हम इसको मतलब आप समझेंगे हमारा अब सेकेंड लास्ट लेक्चर है, सेकेंड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम मंडे से रिवीजन ही करेंगे। तो आप मंडे से आप लोग अपनी अपनी जो रिक्वेस्ट है, जो जो आप चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कि जी ये चीजें आप कराएं। तो कल इंशाल्लाह, आज सेकेंड लास्ट लेक्चर हमारे पूरी टर्म का अब खत्म हो रहा है। सबसे पहले मैं आज आप आज जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा मैं स्टेप वाइज आपसे पूछता जाऊंगा। सबसे पहली चीज मुझे ये बात बताएं कि ट्रांसफार्मर से तो आप लोग वाकिफ हैं ना कि नहीं? आपने ओ लेवल्स में पढ़े थे ट्रांसफार्मर्स। ओ लेवल में आपको याद है आपने ट्रांसफार्मर्स पढ़े थे। मैंने पिछले लेक्चर में ट्रांसफार्मर्स एक्सप्लेन भी किए थे, मगर मैं दोबारा उनको स्टेप वाइज आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं एक एक बात। सबसे पहली बात यह कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये सबसे पहला पॉइंट। वाई वाई वी नीड ट्रांसफार्मर्स। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ट्रांसफार्मर्स की जरूरत क्यों है। तो बेटा बात यह है कि ये पावर फॉर्मेट एडजस्टर हैं। ये क्या है? पावर फॉर्मेट एडजस्टर। इसका क्या मतलब है? बेटा बात यह है कि जब आपने पावर ट्रांसमिट करनी, जब आपने पावर अच्छा पहले तो बात है पावर प्रोड्यूस होगी। ये जनरेटर आपके पास, आपने जनरेटर चलाया तो जनरेटर ने आपको 4000 वोल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए, और समझें कि उसने फर्ज करें आपको 500 एम्पियर्स प्रोड्यूस करके दिए। ये जनरेटर की प्रोडक्ट थी, ये आपको उसने प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो जनरेटर ने पावर कितनी जनरेट की? वोल्टेज इनटू करंट, 4000 वोल्ट्स इंटू 500, ये कितना बनता है? ये 2 के साथ 6 जीरोस बनते हैं, 2 मेगावाट। इस जनरेटर की आउटपुट क्या थी? 2 मेगावाट थी। बेटा इस जनरेटर की आउटपुट कितनी थी? 2 मेगावाट थी। ठीक है, अब आपने ये पावर ट्रांसमिट करनी है। फर्ज करें ये पावर तरबेला डैम के पास प्रोड्यूस हुई और वहां से इसने रावलपिंडी आना है। तो आपने पावर ट्रांसमिट करनी है और ओवर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। तो पावर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट। पावर इज ऑलवेज transmitted at high voltage and low current to avoid power loss in transmission lines. Transmission lines, जी। Power is always transmitted at high voltage and low current to avoid power loss in transmission lines, जी। सवाल ये पैदा पैदा होता है कि हाई वोल्टेज पे और लो करंट पे पावर लॉस कैसे कम हो जाता है। इसकी मोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज करें आप लोग इस्लामाबाद से लाहौर कराची जा रहे हैं, इस्लामाबाद से आप कराची जा रहे हैं, ISBD यानी इस्लामाबाद से कराची। कराची के लिए मैं KCHI लिख देता हूं बस, फुल, ज्यादा उसके स्पेलिंग्स नहीं लिखता। अब कराची जाना था आपने, तो आपने साथ सोचा कि 10 मैं जोड़े ले जाऊं। आपने ना 10 शॉपिंग बैग्स बनाए ना, हर एक में अपना एक एक जोड़ा रख दिया। आपकी अम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा आप तैयार हो गए? आपने कहा जी बिल्कुल तैयार हो गए। अम्मी ने कहा सारे कपड़े रख लिए? आपने कहा जी रख लिए। जब उन्होंने देखा तो आपने 10 शॉपिंग बैग्स में अपना एक एक जोड़ा रखा हुआ था। तो आपकी अम्मी ने आपको डांटा। ये कोई तरीका है? अपने एक बैग लो और आप एक बैग के अंदर अपने सारे 10 के 10 जोड़े सारे उसके अंदर रखो।
अपना एक बैग में सामान ज्यादा ठूसो और नंबर ऑफ बैग्स कम रखो। ये बात समझ में आ गई कि एक बैग में नंबर ऑफ कैरियर्स कम होने चाहिए और लोड पर कैरियर ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से, या फर्ज करें एक बंदा था, उसके पास गधे थे, उसने कहा मैं गधे कम कर देता हूं, हर गधे के ऊपर ईंटें ज्यादा लाद देता हूं। जब ज़ाहिर है गधे कम होंगे और ईंटें, एक गधे पर ईंटें ज्यादा लगी होंगी, तो इसको हाई वोल्टेज लो करंट कहेंगे। तो ज़ाहिर है कम गधे जाएंगे तो उनकी टक्करें कम होंगी, उनकी टक्करें कम होंगी तो उनका एनर्जी लॉस कम होगा। तो उसके बाद ये चीज आ गई कि इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और हर इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसमिशन लाइन में से गुजरेंगे, तो ट्रांसमिशन लाइंस के बीच में आपको पता है क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के बीच में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन आप खुद भी तो मेटल की बनी हुई है, उसके अपने भी तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, यानी करंट के इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होगी, तो उनकी टक्करें कम होंगी। जब उनकी टक्करें कम होंगी तो उनके एनर्जी लॉसेस कम होंगे। इसका मतलब है कि आप पावर लॉस हमेशा अवॉइड करने के लिए हाई वोल्टेज पे और लो करंट पे सेंड करते हैं। लो करंट कैसे होगा? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। हाई वोल्टेज का क्या मतलब है? एक कूलम के पास ज्यादा एनर्जी या एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी और नंबर ऑफ कूलम्स कम होंगे, तो उनके कोलिजन्स रास्ते में कम होंगे। जब उनके कोलिजन्स रास्ते में कम होंगे तो एनर्जी लॉस कम होगी ट्रांसमिशन लाइन में। तो पावर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट टू अवॉइड। तो अब ये काम कौन करता है? ये काम स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। ये काम स्टेप अप क्या करता है? ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज इंक्रीज करता है, करंट डिक्रीज करता है। ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कोई ओवर एफिशिएंट मशीन नहीं है। वो थोड़ी एनर्जी लेकर उस एनर्जी का ज्यादा एनर्जी नहीं बना देता। वो असल में आपकी एनर्जी की स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब जनरेटर ने प्रोड्यूस कर दिए 4000 वोल्ट्स और करंट आपके पास था 500 एम्पियर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने अगर इसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 40,000 वोल्ट्स कर दिया, तो करंट कम होकर उसी मैग्नीट्यूड से करंट कम हो जाएगा। 40,000 वोल्ट्स था तो करंट 500 एम्पियर से कम होकर 50 एम्पियर पर आ गया। यानी 10 टाइम्स अगर उसने वोल्टेज बढ़ाई तो 10 टाइम्स करंट कम कर दिया, बिलीविंग के अगर वो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है। वरना वो करंट को इस मैग्नीट्यूड से जरा ज्यादा मैग्नीट्यूड से भी डिक्रीज कर सकता है। तो वोल्टेज 10 टाइम्स बढ़ेगी तो करंट 10 टाइम्स कम होगा बेटा। ये है जनाब हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ये तो मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दी है ना, 40,000 वोल्ट्स। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ऊंचे खंबे होते हैं और जिनमें तार में करंट जा रहा होता है, जो बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे नहीं होते इस तरह के, आप देखते हैं जो इस तरह की जिनका शक्ल होती है, नीचे ग्राउंड से काफी उनकी अबव होते हैं, ऊंचे होते हैं, वो जो हाई टेंशन केबल लेके जा रहे होते हैं, उसमें वोल्टेज होती है 132,000 वोल्ट्स। इसको कहते हैं 132 किलो वोल्ट, 132 केवीए की लाइन, ठीक है ना, और 132 किलो वोल्ट्स। और इसको अगर टच करे तो बंदा एक सेकंड नहीं लगाता मरने में, ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये काम करता है, ठीक है। ये पावर जब बंदे के पास आती है, जिस बंदे को आपने देनी है, तो कंज्यूमर्स को आप हमेशा लो वोल्टेज और हाई करंट देते हैं। कंज्यूमर्स को आप हमेशा लो वोल्टेज और हाई करंट देते हैं। इस क्यों, ऐसा क्यों है वो मैं बता देता हूं। फर्ज करें आपने ये बात पढ़ी हुई है ना कि ये देखिए, ये अगर एक पॉजिटिव प्लेट है और ये आपने पढ़ा हुआ है ना नेगेटिव प्लेट है, आपको पता है इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने एएस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज ओवर डिस्टेंस होती है। अगर इस प्लेट को बहुत ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाए, इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट को बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, तो इनके दरमियान वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कैपेसिटर्स में। अगर इसको से बहुत ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाएं और इसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं, तो इनके दरमियान चार्ज स्ट्रांग होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो पीछे पूछें क्या होगा? उससे ही होता है कि बीच में अगर एयर का कोई एटम आ गया, बीच में एयर का कोई आ गया एटम, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एटम्स को रप्चर कर देता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किस तरह से, ये देखेंगे एक एटम था, ये न्यूक्लियस था उसका, ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रोटेट कर रहा था। जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, यानी पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था तो ये गोल गोल घूम रहा था, मगर जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम आ जाएगा तो ये इस तरह का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा घूमेगा और इस तरफ को कम आएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम्स को छोड़कर पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल पड़ेंगे और न्यूक्लियस रिपेल हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। इस चीज को कहते हैं हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन। और जो आपको जो स्पार्किंग नजर आ रही होती है ना, ऐसे ऐसे स्पार्क होता हुआ नजर आ रहा होता है आपको, वो स्पार्किंग यही होती है कि एयर ऑयनाइज हो चुकी होती है। एयर क्या होती है, ऑयनाइज हो जाती है और वो एयर कंडक्टर बन जाती है। जी बेटा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप हैदर बोलो बेटा। सही हैदर, है। ई क्यू में कैसे चेंज हो गया? ये आपने पढ़ा नहीं था कैपेसिटर्स में कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ज्यादा चार्ज होगा तो एक कूलम के पास एनर्जी भी ज्यादा आएगी। अच्छा सर, सही है। बेटा जो आपको स्पार्क होता नजर आता है ना, वो ये पूछें क्या होता है, वो ये होता है कि ये एक एटम इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़कर ऐसे दूसरे एटम पर लैंड करता है। लैंड करते हुए वो लाइट इमिट करता है, फिर वहां से भी उठता है जाकर तीसरे एटम पे लैंड करता है, वहां से भी लैंड करते हुए लाइट छोड़ता है, फिर जाकर तीसरे एटम पे लैंड करता है, फिर लाइट छोड़ता है। तो आपको जो स्पार्क होते नजर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग फ्रॉम एटम टू एटम होते हैं। अच्छा, अब इस चीज का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये आपके पास स्त्री है, ये फर्ज करें आपकी, मैं सॉरी स्त्री का स्ट्रक्चर सही तरह से नहीं बना सका, ये आपकी स्त्री है, ये उसका प्लास्टिक का हैंडल है ऊपर, इस पर आप हाथ रखकर स्त्री को वो करते हैं, आयरन करते हैं, ये नीचे कपड़े गर्म रखते हैं। अब फर्ज करें इसकी तार आप इस तरह लेकर आ रहे हैं, ये इसका जो स्विच है, ये इसके वो दो प्रोंग्स हैं, आगे जो है वो जाहिर आके आपको पता है सॉकेट है, सॉकेट में वो सुराख है उसके बने हुए यूं। अब होगा क्या, अगर उन्होंने आपको 500 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है तो होगा क्या, अभी ये स्विच इसके करीब भी नहीं पहुंचा होगा कि यहां से स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। यहां से क्या शुरू हो जाएगी, स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। और जब स्पार्किंग शुरू होगी तो फिर बेटा क्या होगा, ये चीज खतरनाक हो सकती है। ये चीज क्या हो सकती है बेटा, खतरनाक हो सकती है। इसका मतलब है कि स्पार्किंग होगी तो ये चीज खतरनाक होगी और ये डेंजरस है। अगर किसी बंदे ने शराब पी हुई है और उसके मुंह से अल्कोहल के वेपर्स बाहर आ रहे हैं, तो वो ये स्पार्क, अल्कोहल आपको पता है फ्लेमेबल होता है, वो आग पकड़ेगा और नुकसान होगा। तो इसी तरीके से इसका मतलब है हाई वोल्टेज का कनेक्शन लोगों को नहीं दिया जाता। लोगों को जो कनेक्शन दिया जाता है वो कौन सा है, या 240 वोल्ट्स का कनेक्शन दिया जाता है या 120 वोल्ट्स का। 240 वोल्ट्स या 120 वोल्ट्स का कनेक्शन दिया जाता है। और लो, इसका मतलब है जब आप पावर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट होती हुई लोगों के घरों के करीब आ जाती है, तो लोगों के घरों के करीब एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टेज डिक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज कर देता है, और वो फिर लोगों को लो वोल्टेज के कनेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो डेंजरस ना हो। जो इसमें 240 वोल्ट है और 120 वोल्ट है, इनमें फर्क सिर्फ ये होता है कि 120 वोल्ट वाला जो सिस्टम है, ज़ाहिर उसकी वोल्टेज कम है तो करंट उसमें ज्यादा होगा, तो उसके लिए मोटी तारें चाहिए होंगी। ज़ाहिर मोटी तारें होंगी तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे। तो जो 120 वोल्ट है ये सेफर सेफर और एक्सपेंसिव सिस्टम है। 240 जो है वो महंगा, सॉरी डेंजरस और सस्ता है, डेंजरस और सस्ता है। तो पाकिस्तान चूंकि एक गरीब मुल्क है तो इसलिए वो 240 वोल्ट पे जाता है और 240 वोल्ट के सिस्टम को चलाता है पाकिस्तान। तो 120 जरा ज्यादा सेफर होता है, तो लोगों को 240 वोल्ट के कनेक्शन दिए जाते हैं। बेटा यहां तक अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताइए ट्रांसफार्मर का फायदा क्या होता है। अब आ जाए जी ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। पहले ट्रांसफार्मर, चले पहले देखें ट्रांसफार्मर बना हुआ किस चीज पे होता है। हम जब भी ट्रांसफार्मर ओ लेवल में पढ़ते थे तो हम ये दिखाते थे कि ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, ठीक है कि नहीं। और ये जनाब, इसमें ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये एक सेकेंडरी कॉइल है। ये बेटा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इस तरह का होता है, असल में ये इस तरह का नहीं होता। असल में ये इस तरह का नहीं होता। पूछे असल में किस तरह का होता है। बेटा असल में जो आजकल के ट्रांसफार्मर है वो इस तरह के होते हैं, वो एक 8 के शेप के होते हैं। मैं बचपन में ना ये
बिजली की तारों की मैकेनिकी बड़ी किया करता था, सारे पुर्जे खोल के खराब कर दिया करता था और वो मेरे से दोबारा जुड़ते नहीं थे। मैं अडॉप्टर भी खोल लेना, उसके अंदर देखना क्या चीज होती है। और बचपन में मुझे याद है, अल्लाह ने ही बचाया कि वो मेटल रॉड लेके ना सॉकेट के अंदर दे के वो झटका लगता था बड़े जोर का, तो वो उसको एंजॉय करते थे। इसलिए जब क्लास 9th में इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई तो मुझे बड़ी अच्छी समझ आ रही थी, क्योंकि मैंने उसके साथ बचपन में पंगे बड़े किए हुए थे, अर्थ वायर को हाथ लगाना, उसके झटके खाना। बहरहाल अल्लाह ही है जो बचाता लेकर आया, वरना हरकतें ऐसी की कि मर जाते शायद। बेटा ये इस अट्ठे में पूछें क्या होता है? इस अट्ठे में इसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल बनाई जाती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है। और सेकेंडरी कॉइल के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी सेकेंडरी कॉइल के ऊपर प्राइमरी चढ़ी हुई होती है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि सेकेंडरी मैग्नेटिक फुली लिंक्ड मैग्नेटिकली विद प्राइमरी होती है, यानी प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड ने सेकेंडरी को अच्छी तरह भिगो के रखा हुआ है अपने अंदर, और प्राइमरी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट जहां मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंडरी उधर पड़ी हुई है। और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड को दो रास्ते मिल रहे हैं वापस आने के लिए, एक इधर से एक इधर से। मैग्नेटिक लूप बड़ा परफेक्टली कंप्लीट हो रहा है। इससे भी जो अच्छे मॉडल हैं ट्रांसफार्मर के, वो इस तरह के होते हैं। अब मैं कोशिश करता हूं उन्हें बनाने की, यूं होते हैं। जो आजकल बिल्कुल मॉडर्न गोरे ने बनाए हैं वो इस तरह के चार चार के हैं, और वो ऐसे ऐसे होते हैं। से एक सेंट्रल लोब होता है बीच में, और एक ये इस तरह करके ये नीचे से यूं और यूं, यानी यूं कह लें कि आप अब मैं इसको कैसे समझाऊं, एक वायर यूं, एक आयरन का पोर्शन यूं जाया होता है, एक ऐसे क्या होता है, एक इस तरफ को आया होता है और एक इस तरफ को आया होता है, और बीच वाले पर सेकेंडरी चढ़ी होती है और उसी के ऊपर फिर प्राइमरी चढ़ी हुई होती है। ये चार रास्ते इसलिए बनाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी वापस आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड उधर से जाकर भी वापस आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह भी आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह भी आ जाए। यानी मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा अच्छा लूप बनाया होता है। अंदर वाले के ऊपर सेकेंडरी चढ़ी होती है और उसी के ऊपर प्राइमरी चढ़ी हुई होती है। ये मैंने खुद भी ऑपरेशन करके, इसको मैकेनिकी करके एक दफा देखा था, ट्रांसफार्मर, अडॉप्टर का ट्रांसफार्मर। बारह सर जी, मैं सुन रहा सर हूँ। चैट पे मैसेज पढ़ रहे हैं। ये क्या, ये यार, ये बेटा इसका काम वो तो नहीं है ना। अगर शराब के बाद सिगरेट पिए तो बंदा ओके आग लग जाएगी। बेटा ये इस तरह के तमाशे लोग करते हैं, मतलब इस तरह के मैंने देखे हैं कि वो अपने मुंह के से एक शोला पैदा करते हैं, मुंह में उन्होंने मतलब शराब करके, लेकिन ये सारी उनके वो हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। वो उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, वो सर वो सर्कस वाले, वो सर्कस वो वाले इस तरह की सर्कस हरकतें करते हैं बहुत। जी वो करते हैं। अच्छा यार बेटा, ये हमारा डिस्कशन ही, मैंने आज प्लीज आज देखें, आज मुझे आप पढ़ाने दें। मैंने कल संडे को इंशाल्लाह अजीज अल्लाह के प्यारे नाम से सारा मैग्नेटिज्म एसी सर्किट्स खत्म करना है। आज मैं अब खत्म करने दें मुझे, ताकि कल हमारा सारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैसलिंग नहीं की है, मैंने डिटेल से पढ़ाया, तसल्ली से पढ़ाया। जितना किसी ने डिटेल से पढ़ाया होगा मैंने भी उतना ही पढ़ाया, कम किसी से नहीं पढ़ाया होगा। अल्लाह पाक खैर करे। आप ये वाले जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, दिखाए हैं, कल भी क्लास इंशाल्लाह ताला जो है वो शुरू हो जाएगी, इसी 12 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब आगे देखें। अब ये चीज देखें, ये है आपके पास प्राइमरी कॉइल, और ये है जी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब पूछें ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर क्या है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी, दोबारा दोहरा रहा हूं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन ये होती है कि ये एक कोई कॉइल है, इसके साथ कोई और कॉइल पड़ी हुई है। इस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है जो सेकेंडरी कॉइल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसका करंट जितना जिस रेट ऑफ चेंज पे चेंज होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी, उसको आप m से मल्टीप्लाई करें। m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
तो सेकेंडरी की वोल्टेज आ जाती है, इधर नेगेटिव साइन लगाएं और ये वोल्टेज। EMF induced in the secondary is directly proportional to the rate at which the current is changing in the primary। और इसको जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इसमें करते हैं तो ये आपके पास M आ जाता है। M क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका क्या मतलब? बेटा आपके सिलेबस में M डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो पुट करते हैं वो उसमें इसकी वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो पूछे वो क्या होती हैं। M कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। M इज मेजर्ड इन हेनरीज। M इज मेजर्ड इन हेनरीज। M जो है हेनरीज में मेजर होता है, ठीक है कि नहीं? क्या मतलब है? The coefficient of mutual induction is said to be 1 Henry if current changing at a rate of 1 ampere per second in primary induces an EMF of 1 volt in the secondary. The coefficient of mutual induction is said to be 1 Henry. Coefficient of mutual induction is said to be 1 Henry, Henry capital H, if current changing at a rate of 1 ampere per second, 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in the secondary. Induces an EMF of 1 volt in the secondary. If current changing at a rate of induces an EMF of 1 volt in the secondary. अब इसमें है क्या बात, आए जरा इसको स्टडी करते हैं। फर्ज करें कि ये प्राइमरी का करंट, ये 0 से इंक्रीज हुआ, 1 सेकंड के अंदर अंदर ये 10 एम्पियर पे पहुंचा, ये प्राइमरी का करंट, ठीक है। और ये जनाब सेकेंडरी की वोल्टेज हम प्लॉट कर रहे हैं, और नेगेटिव साइन की, लेंस लॉ की वजह से हमें नेगेटिव में दिखानी होती है वो वोल्टेज। अब आप फर्ज करें ये अगर आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर पड़ी हैं, प्लास्टिक का पाइप है। इसमें करंट 1 सेकंड में 10 एम्पियर तक इंक्रीज कर गया, तो फर्ज करें कि इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हुई -1 वोल्ट। वो हमने यूं शो कर दी। -1 वोल्ट वो एक डायरेक्शन का चक्कर है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इस तरह से। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जिस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसमें उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों है? लेंस लॉ की वजह से, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को इसके मैग्नेटिक फील्ड ने अपोज करना है, ठीक है। अब अगर आप इस कॉइल को इसके करीब ले आए, बिल्कुल करीब करीब ले आए, बिल्कुल साथ साथ जोड़ दें, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंप्रूव कर जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंप्रूव करेगा तो शायद अब वोल्टेज फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी 1.5 वोल्ट सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो जाए, ये बात होगी। अब अगर आपने इससे भी ज्यादा आगे कर किया कि प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी चढ़ा दी, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इंप्रूव कर जाएगा। फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट शायद अब -2 वोल्ट्स प्रोड्यूस हो। और अगर आपने प्लास्टिक के पाइप के अंदर पहले सेकेंडरी चढ़ाई और फिर उसके ऊपर प्राइमरी चढ़ाई, अब प्राइमरी सेकेंडरी इज फुली बाथ्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी, ज्यादा अच्छी फ्लक्स लिंकेज हो रही है फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी, अब शायद वोल्टेज और ज्यादा प्रोड्यूस हो, -3 वोल्ट। और आप जब इससे आगे बढ़े, इसे सॉफ्ट आयरन पे चढ़ा दें, ये सॉफ्ट आयरन पे, तो सॉफ्ट आयरन तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को बहुत बेहतर कर देता है। आपने मैग्नेटिज्म के लेक्चर 1 में पढ़ा था, ये देखें कि ये मैग्नेट है, इसकी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही,
अब इसके अंदर यहां पर ये सॉफ्ट आयरन आपने रख दी, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं होगी, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं ऐसे आ गई, ठीक है। सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड सॉफ्ट आयरन से गुजर रही हैं। इसका मतलब सॉफ्ट आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। सॉफ्ट आयरन क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का क्या है, गुड कंडक्टर है, या उसके लिए ज्यादा परमिएबल है। जी बेटा, ये बात आप क्या पूछ रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। इबाद ने पूछा क्या सॉफ्ट आयरन से ज्यादा अच्छी परमेबिलिटी वाले मटेरियल हैं। आपको पता है गोरों की तो कोई इंतहा नहीं है। आयरन, सॉफ्ट आयरन 370 टाइम्स बेटर कंडक्टर था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का एयर से। गोरों ने ऐसे भी बना लिए हैं जिनकी परमेबिलिटी 10,000। वो जाहिर है सॉफ्ट आयरन के ही अलॉयज होंगे, सॉफ्ट आयरन के ही अलॉयज होंगे, ऐसे बना लिए हैं जिनकी परमेबिलिटी 10,000 टाइम्स बेहतर है। तो इसीलिए बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स अब बन रहे हैं। अच्छा जी, अब ये सॉफ्ट आयरन पर जब आप प्राइमरी को चढ़ा दें और सेकेंडरी को, और तो बेटा फ्लक्स लिंकेज और बेहतर हो जाती है। फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। फ्लक्स लिंकेज और बेहतर हो जाती है। फ्लक्स लिंकेज इंप्रूव कर जाती है फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट। प्राइमरी में अब और ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, सेकेंडरी में -5 वोल्ट पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से आप म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट ये बताता है, म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट ये बताता है कि हाउ सेंसिटिव इज सेकेंडरी टू द करंट चेंजेस ऑफ प्राइमरी। अच्छा, अब एक बात याद रखें, ये जो आपने फार्मूला पढ़ा है ना कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। इधर P लिख दें, इधर S लिख दें, और फिर आप -m डेल्टा IP ओवर डेल्टा T करते हैं। ये वाला जो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला है, ये फैराडेज लॉ से निकला हुआ है। बेसिकली ये फैराडेज लॉ की ही एप्लीकेशन है, फैराडेज लॉ से ही इसको प्रूव करेंगे। ये उसी से निकला हुआ है, उसी से ये डिराइव है, मैं डिराइव्ड है, मैं बाद में से प्रूव भी कर दूंगा। फैराडेज लॉ से ही निकला है। और वो जो आपने पढ़ा था ना EMF इज इक्वल टू BLV, वो भी इसी फैराडेज लॉ का ही सब ऑफ शूट थी। पता चला कि एक्चुअली फैराडेज लॉ ही इन्वॉल्व है। फैराडेज लॉ क्या कहता है, EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, हाँ, EMF इंड्यूस्ड इन अ, ये आए करंट के लिए, EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर। मुझे बताएं यहां तक ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने एएस फिजिक्स में भी, एएस फिजिक्स में ऐसे बेशुमार ग्राफ बनाए थे जिसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ होता था और आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मांग लेते थे, और आप क्या करते थे कि जी इसकी ग्रेडियंट को देखकर आप यूं बना लेते थे। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता हो तो आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते थे। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो आप उसको देखकर क्या बना लेते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते थे। उसको देखकर आप क्या बना लेते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया करते थे। ठीक है कि नहीं, उससे क्या बना लेते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर आपको फर्ज करें कि वो बंदा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है, तो उसको देखकर आप माइनस एक्सेलरेशन का ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं, माइनस एक्सेलरेशन। बस आप वो जहन में रखें। भला क्यों, क्योंकि ये फार्मूला देखें, आपने करंट के, प्राइमरी के करंट के ग्राफ की ग्रेडियंट का नेगेटिव प्लॉट करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, पेपर में, कैम्ब्रिज के पेपर में इस तरह के बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे। उन्होंने कहा जी प्राइमरी का करंट यूं चेंज कर रहा है, ये करंट इन प्राइमरी है, इंक्रीज किया, कांस्टेंट हो गया, और फिर डिक्रीज किया। ये प्राइमरी का करंट है, करंट टाइम ग्राफ है। अब आप मुझे बताएं कि इसकी ग्रेडियंट कैसे होगी। यहाँ इसकी ग्रेडियंट है, चेंज हो रही है यूं, फिर 0, और फिर ये नेगेटिव यूं। तो ये वोल्टेज है और ये टाइम है, ये वोल्टेज टाइम, और इसको सॉरी इसके साथ नेगेटिव साइन है तो उसको उल्टा भी करना है, ये तो ये वोल्टेज टाइम ग्राफ ऐसा होगा। सेकेंडरी की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी इस तरह चेंज होगी। अच्छा, एक बात याद रखें, मुझे बताएं ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है बेटा, जी नहीं आई है, बाकी सबको बेटा, हेलो, सर आ गई है।
अच्छा मैं दोबारा इसको जी मैं बताता हूं। ये देखें, अगर आपके सामने इस तरह करके, ये देखें ये प्राइमरी का ग्राफ, ठीक है कि नहीं, ये यूं 0.5 है, ये 2 एम्पियर है, और फिर डिक्रीज करके ये 1.0 पर आ गया, ठीक है। अब जब करंट इंक्रीज कर रहा था, यहां से यूं जा रहा था, तो डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी की वैल्यू क्या है सिर्फ इस लाइन के लिए, 2 माइनस 0 ओवर 0.5 माइनस 0, ये 4 वोल्ट्स, 4 है, ठीक है। अब इसके लिए डेल्टा आईपी और डेल्टा उसकी क्या ग्राफ है, वो देखें, 0 - 2 ओवर 1 माइनस 0.5 माइनस 4। अब इसकी अगर खाली मैं डेल्टा आईपी की ओवर डेल्टा टी की ग्राफ बनाऊं तो इसके लिए 4 है, इसके लिए -4 है। मगर कैम्ब्रिज क्या कहता है, -m डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। नेगेटिव है तो ये पूरा उल्टा कर, जो आप वोल्टेज टाइम का ग्राफ बनाएंगे आप ये बनाएंगे, इस तरफ को ले लेंगे वोल्टेज, इस तरफ को ले लेंगे टाइम। तो आप समझें कि जैसे पहले आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे और आप उसकी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के, अब आप समझे आप माइनस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ ये बात है। क्यों, नेगेटिव साइन के लिए। अच्छा अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का भी इशू है। अगर आप पास पेपर करेंगे ना, कैम्ब्रिज वाले बहुत अरसा नेगेटिव साइन की परवाह नहीं करते थे, सिर्फ इसका इसके साथ ग्राफ बनवा देते थे, फिर उन्होंने फिर अब नेगेटिव साइन की परवाह करना शुरू कर दी। यानी कुछ मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे कि वो नेगेटिव साइन की परवाह नहीं करते, ग्राफ इस तरह बनवा देते हैं, कुछ में मार्किंग स्कीम में बना देते हैं। तो अब आपने किस तरह से क्या करना है यार, वो हाँ राहिम, इसमें जब m आएगा ना, सॉरी बात जब m आएगा तो बस ये चीज मल्टी, फर्ज करें m की वैल्यू 2 है, तो ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर -8 और +8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। m का जिसने क्वेश्चन पूछा वो मैंने बता दिया। अब बात क्या है, कभी नेगेटिव साइन की परवाह करते हैं कभी नहीं, तो आप पेपर में इस इक्वेशन का हवाला दें और हवाला देकर क्या कहते हैं इसको आपने हल करना है, ठीक है कि नहीं। 1 मिनट आप होल्ड करें। अच्छा आई एम सॉरी बेटा, मुझे बताएं ये बात किसी को अगर नहीं समझ आई तो मैं करता हूं। अच्छा अब देखें, कभी कैम्ब्रिज वाले पहले नेगेटिव साइन की परवाह, तो आप फिर इक्वेशन का रेफरेंस देकर नेगेटिव साइन के हिसाब से ग्राफ बनाएं ताकि उनको पता हो कि आपने उस हिसाब से बनाया। अब ये पेपर के क्वेश्चन आप म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन उठा के देखें कि उन्होंने ना ये प्राइमरी का ग्राफ बनवाया हुआ, ये प्राइमरी का ऐसे करके ग्राफ बनवाया हुआ। अब आप बंदा खुद सोचे कि अगर इस तरह से है तो मुझे बताएं कि इसको देखकर आप मुझे बताएं डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी का ग्राफ कैसा होगा। जाहिर है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ये यूं होगा यहां तक, और फिर यहां एक स्टीप नेगेटिव ग्रेडियंट, एक बहुत बड़ी वैल्यू नीचे आएगी यहां तक, और फिर ये कांस्टेंट है तो इसकी ग्रेडियंट 0 हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसके साथ m मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा और चेंज हो जाएगा, और जब माइनस लगाएंगे तो ग्राफ उलट हो जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा यूं, EMF इन द सेकेंडरी। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी। सब लोग यस लिखें जिन्हें समझ आ गई है। अगर ये बात लिखे हुई अभी मुझे बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है। सर आ गई। सबको समझ आई, किसी को नहीं आई तो मुझे बताएं जी, किसी को नहीं समझ आई अगर तो ठीक है। अच्छा यार ये तो अब अगर आप मुझे बताएं, अगर आपको इस तरह करके फर्ज करें, वो कहता है जी प्राइमरी का करंट यूं है, वो कहता है ये प्राइमरी का करंट है, ये टाइम, ये प्राइमरी का करंट, उस वो आपसे अमूमन 3 ग्राफ बनवाता है।
ये प्राइमरी का ग्रांट है, तो इसका पहले पूछेगा इसके साथ फ्लक्स का ग्राफ बनाओ। जाहिर है अगर प्राइमरी में करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ तो हमेशा करंट जैसा ही होगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ तो हमेशा किस जैसा होगा? करंट जैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ तो हमेशा किस जैसा होगा? करंट जैसा होगा जी, ठीक है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ करंट जैसा होगा, बिल्कुल वो उसी तरह से ही हो गया। अब सेकेंडरी में आप देखें, आप इस चीज का भी कोई हवाला दे सकते हैं। ये चीज जो फैराडेज लॉ है, आप देखें इसकी ग्रेडियंट यहाँ क्या है? जीरो। तो यहाँ सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रोड्यूस है जीरो। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? जीरो। यहाँ भी जीरो। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव ग्रेडियंट जब यहाँ आएगी, जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस आएगा। और यहाँ ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव ग्रेडियंट जब यहाँ आएगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव वैल्यू जब यहाँ आएगी, पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव, तो ये यूं ग्राफ है। ये बजाहिर माइनस कॉज का ग्राफ है तो साइनोसाइडल फैमिली ही ना। अच्छा, अगर फर्ज करें मार्किंग स्कीम में इस तरह दिया हुआ हो तो आपने कोई परवाह नहीं करनी। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया कि कुछ साल कैम्ब्रिज ने नेगेटिव साइन की परवाह नहीं की, बगैर नेगेटिव साइन के ग्राफ बनवाते रहे और फिर परवाह करना शुरू कर दी। तो इसलिए आप अपना टू बी ऑन सेफ साइड इस इक्वेशन का हवाला दें और आप बताएं कि मैंने नेगेटिव साइन की वजह से इसे इन्वर्ट करके बनाया। तो फिर वो आपको नंबर पूरे देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि इसने एक तरीका यूज किया है, उस हिसाब से ये बनाया इसने। ठीक है, फिर अगर फर्ज करें कि वो आपसे क्या देते हैं, प्राइमरी का ग्राफ आपको ऐसे दे देते हैं, ये देखें, वो क्या देते हैं जी कि प्राइमरी का ग्राफ यूं है। प्राइमरी का ग्राफ एक कॉज है, तो फिर क्या होगा? इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा? ये, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी के साथ, तो इसकी वोल्टेज टाइम ग्राफ कैसा होगा जनाब? सेकेंडरी में वोल्टेज कैसी प्रोड्यूस होगी? आप देखें यहाँ कॉज के ग्राफ में यहाँ ग्रेडियंट हमेशा जीरो, यहाँ ग्रेडियंट हमेशा जीरो, यहाँ ऐसे है तो यहाँ भी ग्रेडियंट हमेशा जीरो। यहाँ नेगेटिव है और उसके साथ प्लस लगाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेडियंट है, उसके साथ माइनस लगाएंगे तो यूं हो जाएगा, ये यूं। ये ईएमएफ इन द सेकेंडरी बन जाए। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी का ग्राफ अगर कॉज का हो या साइन का हो या टेंजेंट सॉरी साइन कॉज माइनस साइन का हो, आप सेकेंडरी की ग्राफ उसकी ग्रेडियंट के थ्रू बना लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल जी, वो एसएचएम वाला ही सीन है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब पेपर में पूछे क्वेश्चंस कौन कौन से? अच्छा, इसमें अब एक नंबर ऑफ टर्न्स की वजाहत कर दूं कि वोल्टेज आपने ट्रांसफार्मर में, आपको याद है ट्रांसफार्मर में, सुने जी जी, पूछे बाद आपने क्या क्वेश्चन पूछना जी, अब बाद आप पूछ, ऐसे डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन तो बेटा आप समझे एक पावरफुल टूल, आपके हाथ में एक तलवार है, ठीक है कि नहीं जी बेटा? मैंने कहा ना कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कुछ अर्सा आप अभी पास पेपर करेंगी ना, तो आप कुछ पेपर्स में देखेंगी कि वो नेगेटिव साइन की परवाह नहीं कर रहे और कुछ में कर रहे हैं। आप हमेशा करें और साथ ही इस इक्वेशन का रेफरेंस दें ताकि उन्हें पता हो कि आपने इस इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव साइन लगाया है, ताकि आपको मार्क्स मिले। भले उनकी मार्किंग स्कीम नेगेटिव साइन ओमिट कर रही है नहीं कर रही, आप इस इक्वेशन का रेफरेंस देके जब बनाएंगी ग्राफ, तो अगर उनकी मार्किंग स्कीम में नेगेटिव ग्रेव इस साइन को उन्होंने नहीं भी लिया, आपको वो नंबर देंगे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उन्हें पता है इस बच्ची ने ये लॉजिक यूज की है। ठीक है कि नहीं? तो फिर आपको मार्किंग स्कीम से इंडिपेंडेंट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पास पेपर्स में कभी नेगेटिव साइन की उन्होंने परवाह की है, कभी नहीं की। तो आप इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। आप एक दफा बस इक्वेशन कोट करें और बनाएं ग्राफ उसके साथ, या ये इक्वेशन कोट करें या ये इक्वेशन कोट करें। ठीक है, और ग्राफ बना, अपना नेगेटिव साइन लगाएं हमेशा, आप नेगेटिव साइन लगाएं, ठीक है, ताकि वो जो है ना वो क्या कहते हैं उनका उनसे आप सेपरेट रहें, ताकि वो आपको मार्क्स दें इसके। जी, अब आगे बात करते हैं। अब आ जाती है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स का रोल। नंबर ऑफ, ये क्या लिखा है तुमने? SI E M = N, मुझे नहीं पता इसका क्या कह रहे हो।
तो ये जो आपने इक्वेशन लिखे इसमें एम ई के एन के बराबर है? नहीं ना बराबर, देख उसमें फ्लक्स आ रहा है। तो सर फ्लक्स और वो बिल्कुल सेम ही बन रहा है नहीं ना, करंट। वो बात सही है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर तुमने बनाना भी है तो ये देखो ये इस तरह बनेगा। अब देखें, मैं ये चीज कहना नहीं चाह रहा था लेकिन चूंकि आवर ग्रेट स्टूडेंट बाद में मेंशन किया है तो मैं अब आपको इससे ये चीज प्रूव करके दिखाता हूँ। फ्लक्स की जगह लगाओ बी ए, ठीक है कि नहीं है? ए को कांस्टेंट है बाहर ले जाओ, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी हो गया माइनस एन ए, और तुम्हें पता है बी किसके बराबर होती है? वो एन म्यू नॉट एन आई के बराबर थी, याद है कि नहीं? फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर थी? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन को भी बाहर ले जाओ, एक नंबर ऑफ टर्न्स है, एक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है छोटा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इस पूरी चीज का नाम रखो एम। ये लो, मैं इस डेरिवेशन में भी पढ़ना नहीं चाह रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि कॉइल की इस्तेमाल हुई है तो इसलिए करंट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशनशिप है वही मैंने इस्तेमाल किया, ये वाला। चेंज इन फ्लक्स फिर क्या होगा? म्यू नॉट एन आई चेंज इन करंट, और फिर डेल्टा बी, और फ्लक्स क्या है? फ्लक्स तुम्हें पता है बी ए, चेंज इन फ्लक्स फिर क्या होगा? म्यू नॉट एन ए डेल्टा आई, और फिर उससे डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी क्या होगा? म्यू नॉट एन ए डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इस तरह से रिलेट होगा। और फिर जब एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी आएगा माइनस एन, वो चीज माइनस एन म्यू नॉट एन ए। इसमें देख कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, छोटा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पूरी चीज एम बन जाएगी। ठीक है बात के नहीं? ये बात ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब यार नंबर ऑफ टर्न्स का रोल क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स का यही रोल है, एक बात याद रखें, फर्ज करें ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आप यहां लाते हैं और फर्ज करें आप लाते हुए 5 वॉट की पावर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? 5 वॉट की पावर। और फर्ज करें, और ये सारा कुछ फर्ज करें कोई एनर्जी लॉस नहीं, ये एक ही टर्न की कॉइल है, ये एक टर्न की कॉइल है। क्या है? एक टर्न है इसमें। इसमें प्रोड्यूस होगा, लेट अस सपोज फॉर अ वाइल कि 5 वोल्ट और 1 एम्पियर पैदा हो गया, तो 5 वोल्ट इंटू 1 5 वॉट होता है। आपके मैकेनिकल वर्क का 5 वॉट से 5 वॉट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है? अब अगर आप यहां पर 2 टर्न्स लगा देंगे तो क्या होगा? और फर्ज करें कि आप मैग्नेट को 5 वॉट से ही लाते हैं, 5 वॉट से ही लाते हैं, तो बेटा यहां पर पूछो क्या होगा? 5 वोल्ट इसमें पैदा होंगे, 5 वोल्ट इसलिए पैदा होंगे, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट आधा हो जाएगा, 10 वोल्ट इंटू 0.5 एम्पियर हो जाएगा, 5 वॉट ही रहेगा। पता चला कि आप एनर्जी को चाहें तो हाई वोल्टेज लो करंट की शक्ल में हार्नेस कर लें, तो चाहें तो लो वोल्टेज और हाई करंट की शक्ल में वो ले लें। तो ट्रांसफार्मर में अब आपसे पेपर में पूछें क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारे में, अब मैं ट्रांसफार्मर पे, अगर आप बेटा पिछले 20 साल के पेपर्स करें ट्रांसफार्मर के, खाली ट्रांसफार्मर पे 20 साल के पेपर्स करें, एक बात याद रखें ट्रांसफार्मर पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप 20 साल के पेपर्स उठाएंगे कम से कम 30 क्वेश्चंस आपको ट्रांसफार्मर के मिलेंगे, विच इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सारे पास पेपर्स करने से ना टोटल गिन के उसमें से 12-13 क्वेश्चंस बनते हैं जो वो पूछते होते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ट्रांसफार्मर बड़ा टिपिकल टॉपिक है। टिपिकल टॉपिक से मुराद ही होती है कि पता होता है कि इसमें यही क्वेश्चंस है और है ही नहीं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है जी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपने मैंने लिखवाया था पिछले लेक्चर में भी, मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं यहां लिखता नहीं हूं, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, a sinusoidally varying alternating current in the primary core sets up a sinusoidally varying magnetic field in the iron core। ठीक है ना? a sinusoidally varying alternating magnetic सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, पूरा दोबारा बोलता हूँ। ट्रांसफार्मर works on the principle of mutual induction, a sinusoidally varying alternating current in the primary, a sinusoidally varying alternating current in the primary sets up a sinusoidally varying magnetic field in the iron core. This sinusoidally varying magnetic field in the iron core
induces a sinusoidally varying voltage in the secondary. This happens according to the Faraday's law of electromagnetic induction. ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये मैंने नोट्स में भी आपको दे दूंगा, और मैंने ये बेटा उस पिछले लेक्चर में लिखा भी था। ये हो गया जी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये तो बात समझ आ गई। फिर बेटा उन्होंने पूछा था कि ट्रांसफार्मर में, वैसे तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ये पेपर में क्वेश्चन था जी, ट्रांसफार्मर में इस तरह क्यों होता है, वोल्टेज करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। ओम्स लॉ में तो आपने पढ़ा हुआ है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। इधर क्या वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बातें क्यों कर रहे हैं? तो आप उसे कहेंगे फॉर कांस्टेंट पावर। बेटा आप क्या कहें, फॉर कांस्टेंट पावर। और उससे पहले फॉर कांस्टेंट पावर लिखने से भी पहले कहें कि पावर जो है वोल्टेज और करंट से रिलेट हो रही है, ठीक है कि नहीं जी। अब बाद में पूछा अगर दो फोन चार्जर हैं, दोनों 50 वॉट हैं, एक में 10 वोल्ट और 5 एम्पियर है और एक में, बेटा ऑफ कोर्स वो सर दोनों की सेम स्पीड होगी। करंट हाई है। बाद वो वाला चार्जर जल्दी चार्ज करेगा जिसका करंट हाई है। और एक बात याद रखो, जल्दी जो चार्जर करते हैं ना, वो चार्ज करते हैं बैटरी फारग भी जल्दी करते हैं। जितने रैपिड चार्जर्स होते हैं ना, जो जल्दी से आपके सेल्फ बैटरी को चार्ज कर दें, वो बेटा बैटरी फारग भी जल्दी करते हैं। अब ये बहस में नहीं पड़ते, इधर वापस टॉपिक की तरफ आओ। देखो आपने वो क्वेश्चन ये है जी कि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट क्यों है ट्रांसफार्मर में। आपने जवाब ये देना है कि जनाब पावर वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के बराबर होती है, और फिर लिखना है फॉर कांस्टेंट पावर, फॉर कांस्टेंट पावर वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। फॉर कांस्टेंट पावर आपने लिखना है कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बात लिखनी है। फॉर कांस्टेंट पावर वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये लिखना है। Hence, if we want to have the power at high voltage, we will have to compromise at low current. And if we want to have power at low voltage, we will have a large current. तो इसलिए ये दूसरा सवाल है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जनाब वो कहते हैं ये आयरन कोर पे क्यों वाउंड करते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आयरन कोर पे क्यों वाउंड करते हैं जी। इसका क्या है जी, एक रटा रटाया सेंटेंस है, वो आपने उठा के ठोक देना है। आयरन कोर इंप्रूव्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, आयरन कोर इंप्रूव्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। आयरन कोर इंक्रीजेस अच्छा एक मिनट अफजा बेटा, मेरा पता है, देखो मुझे कल तक मैंने ना सिलेबस खत्म करने दो, मुझे थोड़ा सा और मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है कि नहीं। मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर के सारे प्रिंसिपल बता दें, तो आई डोंट वांट कि मैं कल ट्रांसफार्मर पे कोई बात करूं, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा तो बस, मैं ज्यादा सवाल नहीं है, अभी खत्म होने वाले, जल्दी खत्म हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ही बाद ने पूछा है, वो है जनाब, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। A sinusoidally varying current in the primary sets up a sinusoidally varying voltage. नहीं, दोबारा बोलने दो मुझे। Transformer works on the principle of mutual induction. A sinusoidally varying current in the primary sets up a sinusoidally varying magnetic field in the iron core. This sinusoidally varying magnetic field in the iron core induces a sinusoidally varying voltage in the secondary. This happens according to the Faraday's law of electromagnetic induction. ये अब यार इधर देखें, आयरन कोर क्यों यूज होती है, फॉर इंप्रूव्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। चौथा पॉइंट बेटा, बस खत्म करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जनाब एसी बिजली के फायदे क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये 3-4 दफा आया हुआ। सबसे पहला जी चीपर,
इतनी सस्ती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। सबसे पहली बात है कि बिजली की प्राइस कंपैरिजन ही नहीं। डीसी बैटरी आपको पता है बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी, और डीसी बैटरी आपको फटाफट डिस्चार्ज हो जाती है, चीपर, प्राइस का कोई कंपैरिजन। दूसरा, कैन इजीली बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन, कैन इजीली बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन। मतलब क्या, इट्स वोल्टेज कैन बी, इट्स voltage can be easily stepped up and stepped down, therefore long distance transmission is possible, long distance transmission is possible। आपको पता है, आप जब तरबेला से बिजली पैदा हो रहा हो, फैसलाबाद आप पहुंचा दें, ये आप तभी पहुंचा सकते हैं जब 1,32,000 वोल्ट पे आप उसको भेजें। 1,32,000 वोल्ट पे करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो केबल्स पतली इस्तेमाल होंगी, थिन वायर्स आर नीडेड। डीसी बिजली की वोल्टेज कम होती है, डीसी बिजली की तारें बहुत मोटी महंगी होती हैं, मोटी होती हैं, मोटी तारों की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। याद रखें, मोटी जितनी मोटी तार होगी उतनी ज्यादा महंगी होगी और उतनी भारी भी होगी, और उसको उठा के ले जाना, इधर उधर शिफ्ट करना, डीसी बिजली की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल है, ठीक है कि नहीं है। उसके लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लाइन लॉसेस क्या होते हैं, रास्ते में जो बिजली जाया होती है, लाइन लॉसेस आर लेस, ठीक है कि नहीं। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। अब आगे देखें जनाब, आखिरी बातें करने पर आया हूं। फिर वो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा उन्होंने पूछा हुआ है कि जनाब प्राइमरी का जो करंट है, सेकेंडरी की वोल्टेज उसके साथ इन फेज क्यों नहीं है। प्राइमरी का जो करंट है, सेकेंडरी की वोल्टेज उसके साथ इन फेज क्यों नहीं। ये 2-3 दफा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि जो सेकेंडरी की वोल्टेज है, जो सेकेंडरी की वोल्टेज है, वो प्राइमरी के रेट ऑफ चेंज से रिलेट होती है। वो प्राइमरी की उससे रिलेट नहीं होती वैल्यू से। आपने लिखना है कि सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी के करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड। उसके किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ चेंज से, और प्राइमरी के ग्राफ की ग्रेडियंट से उसकी वैल्यू डिटरमिन होती है। तो इसलिए उसका जो ग्राफ है वो इसके साथ इन फेज कभी भी नहीं बनेगा, उसके साथ इन फेज कभी भी नहीं बनेगा। और इसकी करंट का और इसके वोल्टेज का फेज डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री है। वो आप नजर आ रहा है आपको, देखें 90 इसका सिग्नल आगे है और ये पीछे। ये भी उन्होंने पेपर में पूछा हुआ, फेज डिफरेंस कितना होता है करंट, प्राइमरी के करंट का सेकेंडरी की वोल्टेज के साथ। आपने लिखना है 90 डिग्री होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक, अभी फिक्र ना करिए, 8-10 सवाल है, यही बार बार पूछते। मैंने कहा ट्रांसफार्मर पर आप 25 साल के भी पेपर कर लेना, 10 के करीब क्वेश्चन है, बार बार 10-12 वही बार बार पूछे जाते हैं। फिर एक होता है वो, ये प्राइमरी का करंट दिया होता है, सेकेंडरी की वोल्टेज मांग लेते हैं, बना के ड्रॉ करके दिखाओ, वो भी आप बता सकते हैं, प्रिंसिपल भी बता दिया आपने। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आखिरी बातें करते हैं। वो पूछते हैं जी ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, वो बता देता हूँ। आप ये चीज देखें, एक लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस ये होता है कि आयरन का जो कोई एक भी एटम है ना, वो मैग्नेट होता है। आयरन का हर एटम मैग्नेट होता है, ये उसका नॉर्थ पोल होगा और एक उसका साउथ पोल होगा, ठीक है। अब अगर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है तो आयरन के सारे जो एटम्स हैं ना, उनका मैग्नेटिज्म यूं होगा, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो आयरन के सारे एटम्स का मैग्नेटिक डायपोल यूं बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब होता क्या है, ये आपका सॉफ्ट आयरन है और ये इसमें प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, ठीक है कि नहीं। जब प्राइमरी में करंट चेंज होता है, कभी प्राइमरी में करंट एक तरफ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं बनता है, जब प्राइमरी में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बनता है, यानी कभी इस तरह बनता है कभी इस तरह बनता है। नतीजतन पूरी सॉफ्ट आयरन कोर में सारे एटम्स जो है ना, वो बेचारे डांस करना शुरू कर दे, इस तरफ आधे साइकिल, इस तरफ आधे साइकिल, इस तरफ। तो जब इसमें एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, एटम्स के, आयरन के सारे एटम्स डांस कर रहे होते हैं, वो बेचारे कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं।
तो वो ये वॉबलिंग शुरू हो जाती है, उनकी सारों की क्या शुरू हो जाती है, वॉबलिंग। नतीजतन पूरी आयरन कोर गर्म होना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इसे क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। अच्छा, मसला क्या है, आपके पास इसका कोई हल नहीं। बंद गोरे के पास इसका कोई हाल नहीं कि हिस्टेरेसिस लॉस कैसे ठीक किया जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते ही ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज का सेटअप करते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के एसी करंट लगाते ही नहीं ट्रांसफार्मर में। यानी इस तरह नहीं होगा कि ट्रांसफार्मर है और उसमें इधर एसी करंट जनाब 3000 हर्ट्ज का एसी करंट लगाया हुआ है, क्योंकि 3000 का मतलब है एक सेकंड में 300 ऐसे 300 वाइब्रेशन यूं इलेक्ट्रॉन की होंगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर 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 3000 दफा ऐसे होगा। आयरन के एटम्स तो डांस कर करके ही थक जाएंगे, वो तो बहुत गर्म हो जाएगा आयरन की कोर। तो हिस्टेरेसिस लॉस ये, तो ये पहला उसका एक लॉस है। दूसरा लॉस उसका क्या है वो बता देता हूँ। ये देखें, ये एक मेटल प्लेट है। अब इसमें ये नॉर्थ पोल ऊपर से यूं आप लाएं, ये चीज लेकर आए सर जी जी सर जी। लेकिन लॉस क्या हुआ? लॉस यार, आयरन कोर गर्म हो रही है, आयरन कोर के गर्म तो होने से एनर्जी प्रोड्यूस हो, एनर्जी लॉस हुई है। जी एनर्जी लॉस हुई है, और जाहिर है वो इसमें से निकलेगी प्राइमरी की टोटल एनर्जी में से। ठीक है कि नहीं? अगर कहते तो ये देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये वो थी जो नहीं, पावर, सही है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये पावर इनपुट होगी सेकेंडरी की, इसमें से इतनी I²R लॉसेस हैं जो प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी की तारों के अंदर जाया हुए हैं, और इसमें से फिर हिस्टेरेसिस लॉस है जो आयरन कोर गर्म हो जाती है, और फिर एडी करंट लॉसेस हैं। मैं अभी एडी करंट्स के बारे में बात करता हूं। और उसके बाद फिर I²R लॉसेस हैं सेकेंडरी के, यूं करके, ठीक है ना। और फिर ये पावर आउटपुट है। और बेटा इतने लॉसेस के बावजूद, इतने लॉसेस के बावजूद ट्रांसफार्मर रफली 97% एफिशिएंट होता है, 98%। ठीक है, क्यों भला? इसकी वजह यह है कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, एक पड़ी हुई डिवाइस है, उसमें कोई चीज घूम नहीं रही, कोई चीज किसी चीज के साथ रब नहीं हो रही, फ्रिक्शन नहीं हो रही, कोई एनर्जी लॉस वैसे नहीं हो रहा। क्योंकि एनर्जी लॉस हो नहीं रहा, इसलिए उस तरह का नहीं है, स्टैटिक रुकी हुई डिवाइस है, पड़ी हुई है एक जगह, तो उसमें फिर इसलिए एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। और इसीलिए आप बड़े मजे से आइडियल ट्रांसफार्मर की ये वाली इक्वेशन के पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, आप बड़े मजे से ये इक्वेशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर के करीब ही होता है। अब आ जाते हैं जी एडी करंट लॉसेस। ये मेरा आखिरी पॉइंट है जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ। इसके साथ ही मेरा ट्रांसफार्मर का मामला खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बस वो चीजें वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो ये है ट्रांसफार्मर का, बस मैं अभी 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट मुझे लगेंगे। वो ये है बात कि आप ये चीज देखें कि ये एक रिंग, ये एक कॉयल है, ठीक है, या कोई एक आयरन का रिंग है। ये आप मैग्नेट को तेजी से नीचे लेकर आते हैं तो इसमें एक वोल्टेज पैदा होती है और एक करंट फ्लो करता है इसके अंदर। और ये बेटा उसका नॉर्थ पोल ऊपर और उसका भी यूं अपोजिशन होती है। अब ये आ जाती है जी, ये एक मेटल प्लेट, ये क्या है, ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है। और यहां से आप नॉर्थ पोल यूं लेकर यूं नीचे लेकर आए इसको तेजी से। जब मैग्नेट को यूं तेजी से नीचे लेकर आएंगे तो इसमें एक क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जो करंट बगैर वायर के सिर्फ मेटल बॉडी में वैसे पैदा होता है ना, यानी जिस तरह पानी में भंवर पैदा हो जाते हैं, पानी में व्हिर्लपूल्स पैदा हो जाते हैं, उसी तरीके से बेटा ये जो प्रोड्यूस हो जाता है ना सारा इलेक्ट्रॉन्स मेटल बॉडी में। ये देखें, अगर हम कहते हैं ना करंट यूं फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव करते हैं, यूं यूं मूव करते हैं, यूं यूं मूव करते हैं, ठीक है ना। अनइवन वोल्टेज पैदा होती है, कहीं वोल्टेज ज्यादा होती है, कहीं कम। अनइवन फ्लक्स कटिंग होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इसे एडी करंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एडी करंट। अब होगा क्या, ये देखें, ये आयरन कोर। शुरू शुरू में जो आयरन कोर्स बनाई गई वो इस तरह की बनाई जाती थी कि वो पूरा एक ही लोहा होता था, ऐसे करके यूं करके, ये लोहा पूरा एक बॉडी है। अब जब इसके ऊपर उन्होंने प्राइमरी की कॉइल यूं चढ़ा दी यूं, और इसको बेटा उन्होंने दिया एसी करंट। करंट पहले करंट यूं दिया, उस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड जब पूरा यूं जाएगा इसमें आयरन कोर में, तो आयरन कोर में करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जगह जगह। जाहिर है आयरन कोर भी तो लोहे की बनी हुई है ना, कंडक्टर है, उसमें भी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये करंट पूछो क्या करते थे? ये करंट दो नुकसान करते थे।
एक तो ये मेन मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करते थे और उसको इस काबिल नहीं छोड़ते थे कि वो सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा करे। दूसरा, ये पूरी आयरन कोर को गर्म कर देते थे। यानी एक तो मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर किया और उसको सेकेंडरी की तरफ उसकी एनर्जी जाने नहीं दी। दूसरा, पूरी आयरन कोर को गर्म कर दिया, हीट एनर्जी लॉस की। आपको पता है गोरे के पास इस मसले का हल था। उसने ये किया कि सॉफ्ट आयरन की एक ली पतरी पतरी समझते हैं, एक लेमिना पतला सा, फिर एक और इस तरह का लिया, फिर एक और इस तरह का लिया, यूं करके इन्हें पेंट में डुबो दिया, पेंट से बाहर निकाला, ये सारे लेमिनेटेड थे, इंसुलेटेड थे। इस तरह की उसने बहुत सारी पतरियां जोड़ी हूं। देखें, मैं आपके सामने बनाता हूं, ये देखें, ऐसे ऐसे। ये ठीक है। अब आप इसको देखें, आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो यूं यूं, इसे कहते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। और फिर यहां से बेटा पेच लगाकर इसको प्रेस कर दिया, यहां से पेच लगा के इसे प्रेस कर दिया, यहां से पेच लगा के इसे प्रेस कर, पेच लगा के इसे प्रेस कर। अब क्या होगा बेटा, इसमें ये मैग्नेटिक वो आईडी करंट पैदा ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो ये सारे आपस में इंसुलेटेड है। यहाँ कोई करंट पैदा होगा तो वो इधर ही घूमेगा, इधर जो करंट पैदा होगा वो यहीं रहेगा, इधर जो करंट पैदा होगा वो यहीं रहेगा, इधर अगर कोई करंट पैदा होगा तो वो यहीं। तो वो पूछता है कि जी हाउ टू रिड्यूस एडी करंट्स, आपके बाय लैमिनेटिंग द आयरन कोर we reduce the eddy current losses. Eddy current losses क्या करते हैं? What are eddy currents? Eddy currents are the currents produced in the iron core due to uneven change of magnetic field. At certain points of the iron core, there is high voltage produced, and at certain other points of the iron core, there is low voltage produced. As a result, the currents start flowing from high voltage to low voltage. What is the loss that eddy current commits? Yeah, what is the loss that eddy current causes? It reduces the main magnetic field and it also heats up the iron core. And how to avoid eddy currents? By laminating the iron core. बेटा eddy currents का ना कैम्ब्रिज में सिर्फ जिक्र आता है, सिर्फ मतलब एक लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन होता है इनके ऊपर बड़े लंबी लंबी डिस्कशंस नहीं कैम्ब्रिज ने कभी की। बेटा ट्रांसफार्मर कम्स टू एन एंड। अच्छा, एक आखिरी बात, आपने एक चीज, एक छोटी सी बस बात रह गई, मैं आपकी जान छोड़ता हूँ। आई एम सॉरी फॉर कीपिंग सो यू पीपल्स बिजी सो लॉन्ग। ये आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी ओवर सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज ओवर सेकेंडरी वोल्टेज, ये वाला फार्मूला ओ लेवल में पढ़ा हुआ है ना कि नहीं? बास टीचर इसे इस तरह से प्रूव करते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, voltage is equal to k times number of turns. Voltage of primary, voltage primary is k times the number of turns of primary. Voltage in secondary is equal to k times the number of turns in secondary. इसे इससे डिवाइड करो, Vp over Vs is equal to k Np over As. बेटा ये इसकी बड़ी फेक सा प्रूफ है, ये इसका क्या है, बड़ा फेक सा प्रूफ है, ये इसका कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये आपने ओ लेवल में पढ़ा। और आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा हो और सेकेंडरी में टर्न्स कम हो, और वोल्टेज कम प्रोड्यूस होती है और करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। सॉरी, ये स्टेप डाउन है, आई एम सॉरी, ये क्या है, स्टेप डाउन। और स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप में प्राइमरी में टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होते हैं। ये जो डायग्राम में बना रहा हूँ, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होती है और प्राइमरी जो है के वोल्टेज कम होती है। सेकेंडरी की वोल्टेज इंक्रीज करती है, सेकेंडरी का करंट डिक्रीज करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये चीज आप ओ लेवल में अपने पढ़ी हुई है। बेटा दिस ब्रिंग्स माय दिस क्लास टू एन एंड। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ ले जी, कोई बात पूछनी है किसी ने? क्या सबको समझ आ गई? आप लोग प्लीज टाइप कर दें यस, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। सब लोग बेटा, कोई मसला तो नहीं, शाबाश, अल्लाह पाक आप सबके दर्जे बुलंद करे, अल्लाह पाक आपके ऊपर जो है ना। अहमद आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको हम जिक्र जरूर करेंगे उसका एक दफा। बेटा मैं कल इंशाल्लाह ताला ये सारा खत्म कर दूंगा, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कल फिर हम 12 बजे शुरू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं सुन रहा हूँ। एफएम की क्लास है भाई?
जी बिल्कुल, एस एफ एम की क्लास शुरू करें।